हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 करंट अफेयर्स चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज है 14 सितंबर 2023 और 14 सितंबर 2023 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको स्टैटिक जीके को भी यहाँ पे देखने को मिलेगा और स्टैटिक जीके के हर एक जो एग्ज़ाम है उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। और साथ साथ हम एक जो क्वेश्चन है उसके साथ साथ 10 क्वेश्चन, कम से कम 10 क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। और मोटिवेशन के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। हालात बदल सकते हैं जब तक आपकी हिम्मत और संघर्ष स्थिर है। हालात बदल सकते हैं जब तक आपकी हिम्मत और संघर्ष स्थिर है। अभी हालात कुछ भी हो उसको बदलने की हिम्मत रखो और ताकत रखो उसको बदलने की, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब हम कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं एक बार, जो हम डेली बेसिस के ऊपर करते हैं उसका क्यों रिवीजन कर लेते हैं। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट जो डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9 है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको इस वीडियो की PDF और क्विज मिल सके। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, किस देश ने सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। तो ऐसा करने वाला कौन सा देश है, तो वो है मैक्सिको। और मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गर्भपात को अपराध की श्रेणी से क्या कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुख की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई है। तो ये तुर्की का एक शहर है इस्तांबुल, जो यूरोप के अंदर आता है, वहाँ पे की गई है एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुख की बैठक। और वहाँ पे हमारे जो ICG महानिदेशक हैं राकेश पाल, वो वहाँ पे गए थे। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है। तो वो चुना गया है 12 वैज्ञानिकों को। जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार हैं वो इंडिया का, यदि बात करें तो विज्ञान के क्षेत्र के अंदर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। नेक्स्ट है, एशियाई खेलों में किसे भारतीय खिलाड़ी को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के प्रमुख कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वो किया गया है VVS लक्ष्मण, जिनकी पुस्तक मैंने कल बताई थी 280 एंड बियॉन्ड, ठीक है। एशियाई खेलों में जो भारतीय खिलाड़ी हैं उनके भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के प्रमुख कोच VVS लक्ष्मण को बना दिया गया है। सेफ अंडर-16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो ये जीत लिया है हमारे भारत के द्वारा। और नेक्स्ट है, डेनियल तूफान ने किस देश में भारी तबाही मचाई है। तो वो मचाई है लीबिया के अंदर। तो आप बताइए गैब्रियन तूफान कहाँ पे आया था, ठीक है। मैंने कल आपको बताया था गैब्रियन तूफान कहाँ पे आया था। देखिए अब हम जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन 7 है, हाल ही में किस राज्य ने नंद बाबा दूध मिशन को लागू करने के लिए एक समिति बनाई है। तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा देश करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क विकसित करेगा। तो वो है पाकिस्तान। किस राज्य की कैबिनेट ने अफवाह हटाने के लिए सिफारिश की है। तो वो हो जाएगा असम। किस देश में बारिश 140 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो वो हो जाएगा हांगकांग। किस देश ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। तो वो है अमेरिका। और लास्ट कल के रिवीजन के तौर पे क्वेश्चन है, फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो वो हो जाएगी राधिका अय्यर। कौन हो जाएगी, राधिका अय्यर हो जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं इनके, देखिए 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब चलते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आप ध्यान देना, ये यहाँ पे रिवीजन क्लास लिख दिया है हमारी टेक्निकल टीम ने। यहाँ पे रिवीजन नहीं है, यहाँ पे टुडे क्लास है, ठीक है। जो हम यहाँ पे स्लाइड ली थी वहीं पे ये इन्होंने स्लाइड ले ली है, ठीक है। यहाँ पे रिवीजन के तौर पर जो स्लाइड ली थी वही यहाँ पे ले ली है। तो इसके लिए थोड़ा सा कन्विंस रहे कि ये टुडे क्लास है। और टुडे क्लास के अंदर आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऊर्जा, डिजिटलीकरण और निवेश के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऊर्जा के रूप में, डिजिटली के रूप में और निवेश के क्षेत्रों के अंदर समझौता ज्ञापन किस देश के साथ भारत ने किया है। तो यहाँ पे आप किंग देख सकते हो, कहाँ के किंग है। तो ये है सऊदी अरब के किंग, जो है इनके साथ क्या किया है, समझौता किया है भारत ने, ठीक है। तो देखो सऊदी अरब की बात आई है तो सऊदी अरब का एक क्लब है, फुटबॉल क्लब, कौन सा, अल नासार, जिसके अल नासार क्लब हैं, जहाँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहाँ के जो पुर्तगाल के निवासी हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी फुटबॉल के, उन्होंने ज्वाइन किया है सऊदी अरब का क्लब जो अल नासार क्लब है वहाँ का, ठीक है। देखो ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं, जैसे जापान
के सहयोग से भारत के अंदर चलने जा रही है बुलेट ट्रेन। कहाँ से कहाँ तक? तो अहमदाबाद से मुंबई तक, और इसका प्रथम स्टेशन होगा सूरत शहर। ठीक है। डेनमार्क की बात करें तो इंडिया के अंदर तमिलनाडु के अंदर प्रथम ऊर्जा द्वीप बनाने जा रहा है डेनमार्क। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी हाइड्रोजन टास्क फोर्स भारत के साथ मिलके शुरुआत करेगा हाइड्रोजन टास्क फोर्स। और यदि बात करें जर्मनी की तो विश्व के अंदर प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पे चली गई? तो ये जर्मनी के अंदर चलाई गई है। ठीक है। सऊदी अरब की बात करें तो मैप के साथ बात करें तो ये मिल जाएगा आपको सऊदी अरब, जिसकी राजधानी है रियाद। क्या है? रियाद है सऊदी अरब की राजधानी। और यहाँ पे मिल जाएगी आपके किसके पास? देखो यहाँ पे कतर मिल जाएगा, और यहाँ कतर, और यहाँ पे मिल जाएगा कुवैत, और कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी यहाँ पे मिल जाएगा, और इराक यहाँ पे मिल जाएगा जिसकी राजधानी है इराकी बगदाद। ठीक है। देखो यहाँ पे इसके सटा हुआ मिल जाएगा सऊदी अरब रेड सी के सटा हुआ। ठीक है। गल्फ ऑफ अदाब भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे ये गल्फ ऑफ जो अदन है वो अदन की खाड़ी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। अब सऊदी अरब की बात करें तो यहाँ की राजधानी रियाद और मुद्रा है रियाल। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, जो किंग हैं, वो है मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। क्या है? मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं। देखो भारत ने सऊदी अरब के साथ ऊर्जा डिजिटलीकरण निवेश के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर तो किया है, और साथ ही साथ क्या किया है कि अब भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन जाएगा, और भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार ये सऊदी अरब है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में भारत और यूके आर्थिक वित्तीय वार्ता का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ है? तो वो हुआ है 12वां। क्या हो जाएगा? 12वां इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत यूके आर्थिक वित्तीय वार्ता का संस्करण कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर 12वां संस्करण ये आयोजित हो रहा है। ठीक है। देखिए यहाँ पे मिल जाएगा आपको यूनाइटेड किंगडम यूके के अंदर कितने देश आते हैं? तो 4 देश आते हैं। 4 कौन कौन से देश आते हैं? तो देखिए एक आता है इंग्लैंड। एक कौन सा देश आता है? इंग्लैंड के पास भी आपको आता है वेल्स, और वेल्स के साथ साथ यहाँ पे आता है जो स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड के साथ आता है हमारे नदर आइलैंड। कौन सा? नदर आइलैंड। इन चारों देशों को मिला के क्या कहा जाता है? यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। और यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान में जिस राजधानी क्या है? तो वो हो जाएगी टेम्स नदी के किनारे लंदन। क्या हो जाएगी? लंदन। और इनके वर्तमान में जो पीएम है वो है हमारे ऋषि सुनक जी। कौन है? जो भारतीय मूल के ऋषि सुनक जी हैं वो हैं। देखो लंदन की बात आई है तो लंदन टेम्स नदी के किनारे तो हैं। साथ ही साथ अभी करंट का क्वेश्चन बना था कि ट्रैफिक इंडेक्स के अंदर दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक किसके अंदर है? तो वो लंदन के अंदर है। और दूसरे स्थान पे हमारा भारत का शहर बेंगलुरु है। ठीक है। और एक चर्चा आई थी अभी हाल ही में जो बर्मिंघम से आई है, जो यूके का एक शहर है बर्मिंघम। और बर्मिंघम का अभी मैंने एक कल भी क्वेश्चन किया था कि बैंकक्रप्ट दिवालिया होने वाला शहर कौन सा है? बर्मिंघम। और बर्मिंघम के अंदर ही आयोजित हुआ था कौन सा? 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स। कौन से? 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित हुए थे। ठीक है। देखो लंदन, यूके की राजधानी लंदन, मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग, और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक जी। ठीक है। भारत ब्रिटेन की 12वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता कहाँ पे आयोजित हुई? नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुई थी। और भारत और यूनाइटेड किंगडम ने वित्तीय सेवाओं पर अपने सहयोग को गहरा करने की ये प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। भारत इस वार्ता के अंदर मुख्य फोकस किसके बीच है? तो वो है ज्ञान के आदान प्रदान, सहयोग और समर्थन को बढ़ावा देना। ठीक है। और भारत यूके इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज की भी घोषणा की है इन दोनों ने मिल के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किस स्थान पर सीमा सड़क सुरक्षा जो सीमा सड़क संगठन है BRO जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का विकास किया गया है? तो दुनिया के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का विकास BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया। कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया है लद्दाख के अंदर। कहाँ पे किया गया है? लद्दाख के अंदर दुनिया का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड का विकास किया गया है। तो आप बताइए लद्दाख के डिप्टी CM कौन है, या आप कह सकते उपराज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए जल्दी से जल्दी। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इसकी डिटेल्स के ऊपर, उसके बाद हम अपने ऑप्शन की चर्चा करेंगे। देखो लद्दाख के उपराज्यपाल BD मिश्रा, ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ मिल गया आपको। ठीक है। दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क भी बनाई गई है पूर्वी लद्दाख के अंदर। भारत का पहला डॉग स्काई रिजर्व कहाँ पे है?
लद्दाख के अंदर। पारकंचिंग ग्लेशियर जो वर्तमान में तेजी से पिघल रहे हैं, कहाँ पे हैं, तो ये भी लद्दाख के अंदर हैं। और याया तसो जो लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है, वो भी कहाँ पे है, लद्दाख के अंदर है। भारत द्वारा लद्दाख के न्योमा में दुनिया का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड का विकास किया जा रहा है और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार किया जा रहा है। ये एयरफील्ड पूर्वी लद्दाख के अंदर स्थित है और ये चीन के मुकाबले के लिए एक महत्वपूर्ण लोकेशन है। इस प्रोजेक्ट के अंदर 218 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ठीक है, कुछ ऑप्शन की चर्चा कर लेते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर आपको पता होगा जो नदी बहती है वो चिनाब नदी है। ठीक है, और चिनाब नदी के ऊपर बनने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। कौन सा, चिनाब नदी के ऊपर रेलवे ब्रिज बनने जा रहा है और इसकी घोषणा तो पहले ही हो चुकी थी। दूसरा है, दुनिया की सबसे ऊंची टनल भी यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर है, जिसका नाम है अटल सुरंग। कौन सी है, अटल टनल नाम है, अटल सुरंग है जो दुनिया की सबसे ऊंची है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की चर्चा करें तो सबसे ऊंचा ईवी स्टेशन जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल स्टेशन है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और बात करें यूके की, उत्तराखंड की, तो हर्बल पार्क कहाँ पे, हर्बल पार्क कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, जो भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। तो देखो 13,000 रन तो कई जनों ने बना लिए, लेकिन यहाँ पे बात आई है सबसे तेज, तो वो हो जाएंगे हमारे विराट कोहली। कौन हो जाएंगे, विराट कोहली यहाँ पे हो जाएंगे सबसे तेज जो 13,000 रन बनाने वाले। रोहित शर्मा की बात करें तो ये मुंबई इंडियंस के कैप्टन है, मुंबई इंडियंस के MI के जो कैप्टन है वो हैं रोहित शर्मा। ठीक है, और जो पर्पल कैप है वो दिया गया शुभमन गिल को, ICC के द्वारा दिया जाता है ना, जो BCCI के द्वारा हमारे पास। देखो विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली ने एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाए। उन्होंने सचिन तेंदुलकर की 321 पारी का रिकॉर्ड तोड़ा है। और विराट कोहली की ये उपलब्धि एशिया कप 2023 है, एशिया कप 2023 है, उसके अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच जो कोलंबो में मैच हुए थे उसके अंदर ये हासिल की गई है। और विराट कोहली ने 277 पारियों के अंदर ही 13,000 रन बनाए। देखो जहाँ पे सचिन तेंदुलकर 321 पारियों के अंदर ये रिकॉर्ड बनाया है, वहीं विराट कोहली 277 पारियों के अंदर 13,000 रन बना लिए हैं। और साथ ही साथ कोहली अब वनडे में 13,000 जो रन का आंकड़ा पार करने वाले 5 बल्लेबाज बन गए हैं। यहाँ पे एक जीरो शायद ज़्यादा लग गया। देखो उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग, सनत जयसूर्या और महिला जयवर्धन ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं। फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 किस देश ने की टीम ने जीता है। देखो यहाँ पे फीफा नहीं है, फीबा है, तो आप ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे गलती हो गई सर से, लेकिन यहाँ पे फीबा अलग होता है और फीफा अलग होता है। देखो बी से बास्केटबॉल याद रखो आप यहाँ से, और एफ से फुटबॉल याद रखो। यहाँ पे आप किसकी चर्चा कर रहे हैं, तो बास्केटबॉल की चर्चा कर रहे हैं, फीबा की। ठीक है, तो देखिए ये जीत लिया है जर्मनी के द्वारा। किसके द्वारा जीत लिया है, जर्मनी के द्वारा। जो फीबा बास्केटबॉल विश्व कप है 2023 का वो जीत लिया गया है। जर्मनी की बात आई है तो जर्मनी के द्वारा हमारे भारत के अंदर भारत और जर्मनी ने मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स की गठन किया है। और साथ ही विश्व के अंदर प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला जर्मनी है। ठीक है, ऑप्शन की बात कर ले तो जैसे अर्जेंटीना ने फीफा जो फुटबॉल का जो मेंस 2000 वर्ल्ड कप है 2022 का वो जीत लिया है अर्जेंटीना ने। ICC महिला जो वर्ल्ड कप है वो जीत लिया है 2022 का ऑस्ट्रेलिया ने। और भारत के द्वारा जीत लिया गया है थॉमस कप 2023 का। ठीक है, हो गई इसकी चर्चा। अब देखो फीबा की बात आई है तो फीबा की पूरी डिटेल देख लेते हैं, और जर्मनी की बात आई है तो जर्मनी की भी लोकेशन देख लेते हैं। फीबा की बात आई है तो फीबा की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन एसोसिएशन। ठीक है, वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे आयोजित हुआ, तो ये हुआ था फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया के अंदर। जो फीबा वर्ल्ड कप हुए हैं वो कहाँ पे आयोजित हुआ, फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया के अंदर। ठीक है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। यहाँ पे 3 देशों की बात आई है, तो आप बताइए ब्राज़ील, USA और कनाडा के अंदर कौन सा वर्ल्ड कप होने वाला है। ठीक है, इन तीनों शहरों के अंदर कब आयोजित हुआ, तो 25 अगस्त से 10 सितंबर के बीच आयोजित हुआ। फाइनल मैच मनीला फिलीपींस के अंदर खेला गया, और ये बास्केट वर्ल्ड कप का 19वां सीजन था। मनीला फिलीपींस की बात आई है तो ये कहाँ, मनीला फिलीपींस के अंदर कौन सा संगठन का जो यहाँ पे हेड ऑफिस है, तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र
जो मनीला फिलीपींस के अंदर है, और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है जो कटक ओडिशा के अंदर है। ठीक है। जर्मनी आप देख सकते हो, मैंने पहले बताया था आपको पहले क्वेश्चन के अंदर, आप यहाँ पे दिख रहे हो, यहाँ पे यूके। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको यूके मिल जाएगा, यहाँ पे शायद कट गया, एक मिनट, देखो यहाँ पे आपको कट गया, यहाँ पे है यूके। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के पास ही जस्ट यहाँ पे है जो जर्मनी है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 की मंजूरी दी है? तो यहाँ पे मॉब लिंचिंग आई है। मॉब लिंचिंग क्या होती है? तो जब भीड़ के द्वारा एक व्यक्ति को कुचला जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है, यही मॉब लिंचिंग है, जिसमें किसी व्यक्ति को टारगेट करके भीड़ के द्वारा कुचला जा सकता है, या फिर टारगेट न करके, या कोई जैसे रैली हो या फिर जैसे कोई भगदड़ हो उसके अंदर कोई व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? मॉब लिंचिंग कहते हैं। ठीक है, अब मॉब लिंचिंग से पीड़ित मुआवजा योजना, मॉब लिंचिंग से पीड़ित होने के बाद जो वहाँ उनकी फैमिली है उनको मुआवजा के तौर पे दिया जाता है। ये किस सरकार के द्वारा शुरुआत की गई है? तो ये की गई है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, मध्य प्रदेश, जिसको सोया प्रदेश भी कहा जाता है और टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, और केरल की बात करें तो केफोन, जो केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क हैं, वो कौन बिचारा है? केरल। और झारखंड की बात करें तो ट्रांसजेंडर को ओबीसी कैटेगरी के अंदर शामिल करने वाला झारखंड। गुजरात की बात करें तो वन नेशन वन चालान पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला जो राज्य है वो है गुजरात। मध्य प्रदेश की चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश की योजना की बात करें तो देखो, लाडली लक्ष्मी योजना कहाँ से? मध्य प्रदेश से। हनुमान लोक, नर्मदा लोक और राम राजा लोक कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर। हनुमान लोक छिंदवाड़ा के अंदर मध्य प्रदेश, नर्मदा लोक अमरकंटक के अंदर, और राम राजा लोक है जो वो ओरछा के अंदर। और भारत का पहला यूनिटी मॉल है उज्जैन, महाकाल लोक है वो भी उज्जैन के अंदर है। ठीक है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में इंदौर टॉप पे है जो मध्य प्रदेश का शहर है। स्मार्ट सिटी अवार्ड जो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर को मिला है। ठीक है, क्वेश्चन की बात करें तो देखो, मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में मॉब लिंचिंग के पीड़ितों और उनके आश्रितों को राहत और पुनर्वास के लिए मध्य प्रदेश मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 लागू की है। और इसके अंदर धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, भोजन की आदतों, यौन जो अभिविन्यास है, राजनीतिक संबद्धता है, जातियों के आधार पर 5 या अधिक व्यक्तियों के भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों का नुकसान पहुंचाना इसके अंदर शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में आरबीआई ने आईसीआईसीआई जो आईसीआईसीआई बैंक है उसके एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वो कर दिया है, पुनः नियुक्त कर दिया गया है संदीप बख्शी जी को। किसे कर दिया गया है? आप देख सकते हो इमेज के अंदर, यहाँ पे संदीप बख्शी जी को। ऑप्शन की बात करें तो दिनेश कुमार खारा, ये कौन है? तो एसबीआई के प्रमुख हैं, प्रमुख के रूप में ये दिनेश कुमार खारा है। शक्तिकांत दास जो आरबीआई के गवर्नर हैं, और दीपक गुप्ता जो कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ हैं। शक्तिकांत दास आरबीआई की बात आई है तो आरबीआई की स्थापना 1934 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 के अंदर हुई थी। और इसके अंदर जो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण है वो 1949 के अंदर हुआ था। और साथ ही साथ एसबीआई की स्थापना 1955 के अंदर हुई थी। ठीक है, चलो इसका ऐसे आंसर क्या हो जाएगा? आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ तो संदीप बख्शी हो जाएगा। ठीक है, देखो आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 के अंदर 5 जनवरी, और मुख्यालय है जो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। देखिए दोस्तों, अधिकतर बैंकों का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, यदि आपको बैंक का मुख्यालय पूछे और यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप वहाँ पे क्या टिक लगा के आए? मुंबई को लगा के आए, मुंबई महाराष्ट्र को लगा के आए, क्योंकि भारत की जो वित्तीय राजधानी है वो कहाँ पे है? मुंबई है। ठीक है, भारत की जो राजधानी है वो तो क्या हो जाएगी? नई दिल्ली हो जाएगी, लेकिन भारत की आर्थिक राजधानी या वित्तीय राजधानी है वो क्या हो जाएगी? मुंबई हो जाएगी। ठीक है, आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंधक और मुख्य जो अधिकारी के रूप में संदीप बख्शी जी को फिर से नियुक्त कर दिया गया है। और आरबीआई के कार्यकारी संदीप बख्शी जी 15 अक्टूबर 2018 से आईसीआईसीआई बैंक का नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को एतिहाद एयरवेज ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाने की आज घोषणा की है? तो वो हो जाएगी कैटरीना कैफ। कौन हो जाएगी? कैटरीना कैफ को एतिहाद जो एयरवेज हैं, जो एयरलाइंस हैं, उनका नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है कैटरीना कैफ को। कुछ जैसे ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो जैसे दीपिका पादुकोण है, दीपिका पादुकोण को किसका बनाया है? तो इनका बनाया है विस्तारा का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो दीपिका
पादुकोण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के सह निर्माता जिसका निधन हो गया 76 वर्ष की आयु में, तो वो कौन थे? तो वो हैं डेनियल ऑस्टिन। कौन हो जाएंगे? डेनियल ऑस्टिन हो जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के सह संस्थापक, ठीक है, सह निर्माता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट के अंदर ही अच्छे लगते हैं, ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस राज्य में बनाए गए नेचिपू सुरंग देश को समर्पित किया है? तो नेचिपू जो सुरंग है वो देश को समर्पित किया है रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के द्वारा, बीआरओ के द्वारा बनाई गई है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये कहाँ पे बनाई गई है? तो ये बनाई गई है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ पे? तो नेचिपू अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, नेचिपू सुरंग अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। देखो असम की बात आई है, तो असम के अंदर अभी हाल ही में मैंने कल का क्वेश्चन किया था कि अप्सपा हटाने की बात कही है वहाँ के जो विधानसभा के द्वारा कि असम के अंदर जो अप्सपा लगा हुआ है उसको हटा दीजिए। और नागालैंड की बात करें तो यहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है, सबसे अच्छा फेस्टिवल है जो हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल? हॉर्नबिल फेस्टिवल। और एक फेस्टिवल होता है मणिपुर के अंदर जो संगाई हिरण के तौर पे यहाँ पे संगाई फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। देखो अरुणाचल प्रदेश की बात आई है तो राजधानी ईटानगर है, मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी हैं और यहाँ के राज्यपाल है वो है केटी पटनायक, केवल त्रिविक्रम पटनायक, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के यहाँ से यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, हाँ ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। और यहाँ पे कहाँ मिल जाती है? तो ये गंगा नदी के अंदर मिल जाती हैं हमारे जो पश्चिम बंगाल जो बांग्लादेश के अंदर यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। देखो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में पश्चिम कामेंग जिला है उसके अंदर नेपिचू सुरंग के देश को समर्पित किया है, ठीक है। और ये कितनी सुरंग है? तो ये 5700 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है, 500 मीटर लंबी है ये सुरंग है, जिसका आकार क्या है? डी आकार से सुरंग है। किस आकार से सुरंग है? ये डी आकार की सुरंग है, ठीक है। चलते हैं अब आपको जो मैंने कल क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में दिया था कि हाल ही में किस देश ने अपनी पहली ऑपरेशन टैक्टिकल परमाणु हमला पनडुब्बी है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है हमारे उत्तरी कोरिया के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तरी कोरिया के द्वारा की गई है। अब आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में है, हाल ही में किस राज्य के सलेम जिले के साबुदानों को जीआई टैग मिला है? इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। मैं आशा करता हूं आप इसका सही आंसर दोगे। असम, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, इसका सही आंसर क्या होने वाला है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। यदि दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो अभी तक जरूर शेयर कीजिए और व्हाट्सएप पर आप स्टेटस लगाइए किस प्रकार से हम आपके मेहनत के साथ आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। कम समय के अंदर आपको टॉप क्वेश्चन मिल रहे हैं, आपको 10 क्वेश्चन के साथ साथ उनकी डिटेल के साथ साथ और स्टैटिक जीके के साथ साथ आपको ये वीडियो मिल रहा है। यदि हमारा टेलीग्राम चैनल जो डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9 को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ मिल जाएगा, जहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF और क्विज आपको डेली इस बेसिस के ऊपर मिलती है। और यदि आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9 तो आपको वहाँ पे चैनल मिल जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए जोश नए जुनून के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।